चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो एसएचएम। एसएचएम ब्रैकेट में सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम ब्रैकेट में सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले अपन कुछ राइटिंग वर्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखना पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट लिखो। पीरियोडिक मोशन में फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट लिखो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो, सबसे पहले अपन एसएचएम में पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक मोशन है क्या? सिंपल एक डेफिनेट पाथ को टू एंड फ्रो मोशन के अकॉर्डिंग वो रिपीट कर रहा हो, उसी को अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। और जो एक बार कंप्लीट करने का जो टाइम होता है उसी को अपन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, एनी अदर कर्व पाथ पे भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पाथ को रोटेट कर रहा है तो उसे अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, बहुत इजी है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सिंपल अपने डेफिनेट पाथ को रिपीट कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड कहेंगे एंड उस पाथ को अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे, उस मोशन को अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखना ऑसिलेटरी मोशन। एक बार ये नोट करो, ऑसिलेटरी मोशन में सिंपल पहला पॉइंट ही नोट करना, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट नोट करना ऑसिलेटरी मोशन में।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो अब अपन आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। अब मैं तुम्हें पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है क्या। देखो समझना ध्यान से। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए पहले ऐसे समझो कि एक अपने पास, तो मैं सेट से समझाता हूँ मैथ से। एक पीरियोडिक मोशन है, सिंपल पीरियोडिक मोशन का अपने पास एक सेट है सपोज करो। तो पीरियोडिक मोशन में से क्या होगा कि कुछ मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे। पीरियोडिक मोशन में से कुछ मोशन कैसे होंगे, इसको मुझे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए बेसिकली इस तरीके से, ऐसे ऐसे। वो पहले है पीरियोडिक, उसके बाद है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन है उसके बाद। एंड इस ऑसिलेटरी मोशन में से कुछ स्मॉल सा पार्ट जो होगा वो अपना एसएचएम होगा। तुम समझ पा रहे होगे। तो मतलब एक बार मैं फिर से रिप्रेजेंट कर दूं, 3 सर्कल है अपने पास मेनली, देखना मैथ्स के हेल्प से समझा रहा हूँ। ये 3 सर्कल है, पहले वाला पीरियोडिक मोशन, दूसरे वाला ऑसिलेटरी और तीसरे वाला एसएचएम। तो यदि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि ऑल एसएचएम्स आर पीरियोडिक इन नेचर, तो इसका आंसर यस होगा या नो होगा, जल्दी बोलो। Yes. और Yes, ऑल, sir. हाँ ना, बिल्कुल सही Yes, sir. बात है। ऑल एसएचएम्स आर पीरियोडिक, ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेटरी। क्या ऑल ऑसिलेटरीज आर पीरियोडिक होगा क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, मे बी मे नहीं। नॉट बी, राइट। तो Yes, इससे sir. अपने को सब कुछ क्लियर कट समझ में आता है कि जो ऑसिलेटरी मोशन, देखो एक कन्फाइंड रीजन है किसका, पीरियोडिक का, उसमें से कुछ मोशन को अपन ऑसिलेटरी कहेंगे, उसमें से कुछ मोशन को अपन एसएचएम कहेंगे, राइट। तो ये सिंपल तुम्हें मैं मैथ्स के एक जो मेरे, इसको क्या नाम, पाई चार्ट बोलते हैं क्या इस डायग्राम का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पाई चार्ट ही बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ना, हाँ 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 सही है। तो इस तरीके से अपन इस मोशन को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ऐसा अपन समझ सकते हैं कि एसएचएम एक सबसेट है पीरियोडिक मोशन का, और या ऑसिलेटरी मोशन का, अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये सिंपल ओवरऑल मैंने तुम्हें बताया। कोई एसएचएम है तो वो पीरियोडिक भी होगा, ऑसिलेटरी भी होगा। कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक होगा ही होगा, एसएचएम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अब पीरियोडिक मोशन है क्या, सिंपल कोई एक पाथ को ये डेफिनेट टाइम इंटरवल पे रिपीट करे उसे अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ये पाथ सर्कुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उससे अपने को दिक्कत नहीं है। एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट कर रहा हो उसे अपन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी क्या होगा कि टू एंड फ्रो, यहाँ पे अपन एक वर्ड यूज कर दिया टू एंड फ्रो। जैसे सपोज करो ये अपन एक मीन पोजीशन मानते हैं, तो इसके इधर जितना जाएगा उतना ही इधर जाएगा, जितना इधर उतना ही इधर। तो इस पर्टिकुलर मोशन को अपन ऑसिलेटरी कहेंगे। और इस ऑसिलेटरी मोशन में जो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होगा इस ऑसिलेटरी मोशन में, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसे अपन एसएचएम कहेंगे। सिंपल। तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एसएचएम है क्या। SHMs Yes, are sir. periodic in nature, oscillatory in nature. All SHMs are not oscillatory and all SHMs are not periodic. उल्टा ये मैं गलत बोल रहा हूँ लास्ट के 2 लाइन। All SHMs are periodic and oscillatory, दोनों ही हो सकता है। इसका कन्वर्स मतलब इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं पीरियोडिक मोशन पे। ज्यादा मैथ्स में मैं तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि तुम पीरियोडिक फंक्शन अच्छे से जानते हो। यदि अपन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में समझें तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन जो भी साइन कॉस इस टाइप के फंक्शन में होता है उसे अपन पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। जैसे y इक्वल्स टू a sin 2x है ना, a sin 2x। तो इसका यदि मैं तुम्हें पीरियड पूछूं तो पीरियड क्या बोलोगे, जल्दी बताओ आंसर। मैथ्स के स्टूडेंट हो, आंसर आना चाहिए। cos 6x है, इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ। पहले का कितना होगा पीरियड, Pi. पाई। और दूसरे पाई का बाई 3। पाई बाई 3, राइट।
तो इस तरीके के कुछ मैथमेटिकल अच्छा। इक्वेशन है, उसके बेसिस पे अपन पीरियड बता सकते हैं, राइट। पीरियड अपन सिंपल पता है अपने को कि यहाँ पे 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई डिवाइड बाई जो भी इसका कॉफिशिएंट होता है उससे अपन डिवाइड करते हैं, अपने को पीरियड पता लग जाता है। जैसे एक सिंपल से मैथमेटिकल टर्म में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, y इक्वल्स टू a cos nx है सपोज। यदि मुझे इस पीरियड बताना हो तो मैं पीरियड क्या लिखूंगा बताओ, 2 पाई 2 डिवाइड पाई बाई बाय n, है ना। ये सिंपल है, ये पीरियोडिक फंक्शन ये तुम जानते भी हो, इसमें अपन ज्यादा कुछ रिपीट नहीं करेंगे। वैसे ही एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ दूं कि y बराबर sin x cos x है, इसका मुझे पीरियड बताओ, तो क्या बताओगे बताओ। sin x cos x है, इसका पीरियड बताओ जल्दी से। सर π/2। देखो एक आंसर सही आंसर, ये सब में पाई पाई बाई 2 ये सब नहीं, कोई एक आंसर बताओ सही बताओ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल क्या बनेगा बताओ, sin 2x डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसका पीरियड सिंपल आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से इसका पीरियड कितना आएगा पाई। डाउट तो नहीं है ना किसी को। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्या तुम्हें इसे नोट करना है क्या। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। चलो ये सब तुम जानते भी थे। अब अपन आते हैं सीधा एक लीनियर एसएचएम पे। एसएचएम को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। तो सबसे पहले अपन लीनियर एसएचएम पढ़ेंगे, फिर एंगुलर एसएचएम के बारे में बात करेंगे। तो मेन हेडिंग लिखो लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मेन हेडिंग। देखो लीनियर एसएचएम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। ध्यान से समझना, एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अपने पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, समझना। अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ब्लॉक यहाँ पे है। सबसे पहले ना तुम्हें कुछ वर्ड मैं तुम्हें बता दूं, जैसे तुम एक वर्ड हमेशा सुनोगे मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन को यदि तुम्हें एक सिंगल लाइन में मैथमेटिकल, अच्छा आवाज क्लियर नहीं है क्या, एक मिनट रुक जा, फिर सर ब्लूटूथ कट कट के आ रही है। यस सर, कट कट के आ रही है देखो सर। अब क्या, अब हाँ सर, अभी बोलिए एक ठीक बार। है। हाँ सर अब ठीक है। हाँ हाँ अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है चलो। पता नहीं ब्लूटूथ में क्या हो गया, खैर। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज करूंगा, बहुत फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करूंगा, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जब भी बोला जाए ना, इसका सीधा सीधा एक लाइन में मतलब है कि जिस पॉइंट पे एफ नेट जीरो हो, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो हो, उस पर्टिकुलर पोजीशन को अपन क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। जैसे इस वाले डायग्राम में तुम देख सकते हो कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि इस ब्लॉक पे एफ नेट कितना है, जीरो। तो जब इस ब्लॉक पे एफ नेट जीरो है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। मतलब ब्लॉक अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को मैं क्या कहूंगा, मीन पोजीशन, जिसको मैं शॉर्ट में एम पी एम डॉट पी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब उसके आगे क्या होगा कि जब इस ब्लॉक को मैं जरा सा डिस्प्लेस करा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें पता है कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का काम होता है कि अपने अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, और तुम्हें भी पता है कि स्प्रिंग एक मेटल का बना हुआ है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि स्प्रिंग एकदम से आइडियल ही होगा। तो अपन इसलिए स्मॉल एलोंगेशन की बात करते हैं कि उस स्मॉल एलोंगेशन में जो अपना स्प्रिंग है वो नियरली आइडियलाइज्ड सिचुएशन जैसा काम करेगा, राइट। इसलिए अपन हमेशा ये बात करते हैं कि जो भी अपन इलोंगेशन लेंगे वो स्मॉल लेंगे। स्मॉल इलोंगेशन लेने का सिंपल सा मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन करके रख सके, और इलास्टिक बिहेवियर होगा तभी अपन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन की बात कर सकते हैं, राइट। इसलिए जब भी अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। तो मैंने सिंपल क्या करा कि इस ब्लॉक को मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करा, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसे अपन पॉजिटिव एक्सट्रीम कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पोजीशन को अपन पॉजिटिव एक्सट्रीम कहेंगे, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता।
जब तुम इसे रिलीज करोगे इस पॉइंट से तो इतना ही डिस्टेंस ही पीछे भी आएगा, है ना, इतना ही इक्वल डिस्टेंस पीछे आएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसी को अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, जिसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल। तो मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन या नेगेटिव एक्सट्रीम, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड, जिसको अपन ए से लिखते हैं। यदि मैं कोऑर्डिनेट वाइज तुम्हें समझाऊं तो ये कोऑर्डिनेट a, 0 होगा और ये कोऑर्डिनेट -a, 0 होगा। तो क्या तुम्हें मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम, ये 4 पॉइंट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। यस सर। यस सर। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ क्या क्या: मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम और एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? कि मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे अपन एम्पलीट्यूड कहेंगे, राइट। और मीन पोजीशन किसे कहेंगे? जिस पॉइंट पे एफ नेट 0 हो उसे अपन मीन पोजीशन कहेंगे। तो एक बार जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो फिर आगे बढ़ेंगे। सर सर क्या तुम्हें अब आवाज क्लियर सुनाई दे रही है क्या? यस सर। वो पिछली स्लाइड नोट नहीं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यार, एक्चुअली मेरे से गलती से वो कैंसिल हो गया। सुन पा रहे हो क्या अब अच्छे से? यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है। सर जल्दी से नोट कर लो, एक बार मैं लिख देता हूँ। हाँ बोलो। सर ये जो हार्मोनिक मोशन होते हैं सर, तो ये तो सर ये जो एक्स की जो वो होती है ऑड पावर्स होती है वो तो सारे हार्मोनिक मोशन होते हैं सर। तो सर हम ये अभी एक्स क्यूब वाले को हाँ क्या बोलो लिखते बोलो, हैं सर, वो मेरे को जानना। तो सर यदि एक बार फिर से बोलो। एक्सेलरेशन एक्स की पावर क्यूब के मतलब प्रोपोर्शनल है, तो सर उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? तो सब बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, रुक जाओ। ये नोट कर लिए थे क्या? क्या मैं फिर से लिखूं? यस सर, हो गया नोट। हो गया ना? हाँ चलो। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं, जो तुम्हारा डाउट हो उसे तो अपन डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अपन लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं और मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें और समझाना चाहूंगा, तुम्हारा एक एक डाउट क्लियर होगा, डोंट वरी, है ना, वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखो, ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन पे है तो सिंपल ये इसका है मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पे एफ नेट कितना होगा बताओ? 0। मैं सिंपल तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम का क्या कंडीशन है, ये मैं तुम्हें बस दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरफ है अपने पास पॉजिटिव एक्सट्रीम और इस तरफ अपने पास नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। मैं स्प्रिंग वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं तुम्हें जो मुझे रिक्वायर्ड है वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब मैं ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस किया, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, समझना, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया, तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस ब्लॉक का मुझे एफबीडी बताओ, तो तुम कहोगे कि सर इस पे एक पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि kx होगा, राइट। अब यदि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं ब्लॉक को पीछे की तरफ कंप्रेस कर रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे एफबीडी बताओ, तो तुम इस पे एक kx की तरफ आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे। तो तुम एक पॉइंट नोटिस करो कि जो kx है ना, वो kx क्या कर रहा है? वो kx का काम सिर्फ इतना है कि ब्लॉक को किसी भी हालत में मेन पोजीशन तक वापस लेके आना है।
तुम समझ रहे हो क्या? जैसे मैं तुम्हें ब्लॉक को किधर भी डिस्प्लेस करूं, तो जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसका काम सिर्फ इतना है कि उसको किसी भी तरीके से मीन पोजीशन तक लेके जाना है। यदि तुम थोड़ा वर्क एनर्जी पावर से इसे तुम रिलेट कर सको तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तुम्हें फीलिंग देगा। ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है, वही काम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कहूँ तो जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपना कौन सा फोर्स की तरह काम कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। क्या बात समझ रहे हो तुम? और एक पॉइंट ये भी तुम यहां से नोटिस करोगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है। क्या बात समझ रहे हो? ये मैंने तुम्हें सिंपल एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से तुम्हें मैंने चीजों को विजुअलाइज कराने की कोशिश करा है। अभी मैं कोई भी चीज को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक बार समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस करा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पे, बस ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो नेगेटिव एक्सट्रीम यानी कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। जब मैं ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन फिर से केक्स का फोर्स लग रहा है। तो मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट है, या फिर यूं कहो कि दोनों एंटी पैरेलल है। यदि मैं एक सिंपल सा कहूं कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ आर एंड एक्स बोथ आर एंटी पैरेलल। बोलो यहां तक समझ आया क्या तुम्हें? तो ये इसका मैसेज करो। तुम्हें यहां तक यदि समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो और इसे नोट करो एक बार। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना आगे। अब हम आते हैं मेन फॉर्म पे। देखो जनरली एफ जो होता है ना वो माइनस ऑफ के इंटू एक्स रेज टू पावर एन के टर्म में अपने को एक इक्वेशन दी जाती है, और इसमें अपन एन को ऑड या इवन, मतलब एक सिंपल मैं जनरलाइज इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। और इतना मुझे पता लग गया है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होगा, और ये कौन से पावर के प्रोपोर्शन होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे एन डाल दिया और प्रोपोर्शन को हटा के सिंपल के डाल दिया, है ना। तो एक अपने पास सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है एफ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के इंटू एक्स रेज टू पावर एन। अब मैं यहाँ पे इसके दो केसेस डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा केस डिस्कस करूंगा देखना ध्यान से। एक बार मैं एन को ऑड लेता हूँ और एक बार मैं एन को इवन लेता हूँ। एन ऑड लेने का सिंपल सा मतलब है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, एंड इवन लेने का मतलब है कि 2 4 6 इसकी बात करेंगे, राइट। समझना ध्यान से। यदि मैं ऑड लेता हूं तो तुम खुद सोच के देखो, क्या एफ एंड एक्स बोथ आर एंटी पैरेलल होंगे क्या? बोलो yes, sir. एंटी पैरेलल होंगे क्या? सिंपल समझ में आता है।
f and x both are anti-parallel कैसे? x की जगह 1 रखो, x की जगह 3 रखो, तो मुझे समझ में आता है कि चाहे x पॉजिटिव यदि लेते हो तो फोर्स अपना नेगेटिव आएगा, और यदि x नेगेटिव लेते हो तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। जैसे यदि मैं सिंपल कहूँ कि x मैंने नेगेटिव लिया, सपोज x मैंने नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे तुम देखो x नेगेटिव है और नेगेटिव का ऑड पावर है, तो नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो जो अपना रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। क्या बात समझ रहे हो? और इसी में यदि मैं तुमसे कहूँ कि यदि मैं F पॉजिटिव लेता हूँ तो जो मेरा रीस्टोरिंग फोर्स है वो मेरा कैसा बनेगा? वो मेरा नेगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से मुझे कुछ कंडीशंस पता लग रहा है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो कहीं ना कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसी फीलिंग देता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होता है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ जाने की होता है। और मुझे भी समझ में आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन उस पर्टिकुलर मोशन को ही कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो और वो हमेशा एक ही पॉइंट के अबाउट अपने मोशन को रिपीट कर रहा हो, और जिस पॉइंट की बात अपन कर रहे हैं उसी को अपन मीन पोजीशन कहते हैं, राइट। तो समझ में आता है कि x तो ऑड होना ही चाहिए एसएचएम यदि हमें कराना है तो। n इवन लेते हैं, तो n इवन लोगे तो तुम देखोगे कि f और x जो है वो दोनों कैसे हैं? पैरेलल। और ये दोनों यदि पैरेलल हो जाते हैं, समझना, दोनों यदि पैरेलल हो जाते हैं इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर ही रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी अपने मीन पोजीशन पे वापस आएगा ही नहीं। अब जब ये मीन पोजीशन पे आएगा नहीं तो डेफिनेटली अपन टू एंड फ्रो मोशन की बात नहीं करेंगे। फिर जब टू एंड फ्रो मोशन ही नहीं होगा तो फिर अपन ऑसिलेटरी मोशन की बात नहीं करेंगे। अब जब ऑसिलेटरी नहीं होगा तो फिर एसएचएम की बात नहीं करेंगे। क्या बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे सिंपल समझ में आता है कि जब मैं एक्स पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरा एफ भी कैसा आता है? पॉजिटिव, है ना। जब मैं एक्स पॉजिटिव लेता हूं तो मेरा एक्स एफ क्या आता है? पॉजिटिव। क्या बात समझ रहे हो तुम? और यहाँ पे जब मैं एक्स को नेगेटिव लेता हूं तो मेरा फोर्स कैसा आता है? नेगेटिव। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो अपना ऑड पावर है वो मुझे एसएचएम प्रोवाइड करेगा। पहले इतना नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना इस वाले फॉर्म से नेगेटिव हटा दो, क्योंकि नेगेटिव रखने का सिंपल सा मतलब है कि अपन ने उसे जनरलाइज कर दिया है ना। तो बस एक सिंपल सा फॉर्म है f इक्वल्स टू के एक्स रेज टू पावर n, एंड यहाँ पे अपन x की पावर प्लस माइनस जो भी है वो रखते हैं।
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो इतना तो समझ में आ गया कि जब n अपना ऑड होगा तो अपन एसएचएम की बात करेंगे। अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब n इक्वल्स टू 1 ही क्यों लेंगे, 1 की जगह 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सिंपल, यदि मैं सिंपल सिंगल पावर की बात करता हूँ तो F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स की अपन बात करेंगे, सिंपल समझो। एफ आर को क्या मैं m इंटू ए लिख सकता हूँ क्या, समझना, और a को क्या मैं लिख सकता हूँ d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, सिंपल समझो। तो m d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें ये दिख रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हें इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बताया जाता है। इससे ज्यादा पावर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना अपने को तो नहीं आता, समझ रहे हो, जो कि अपने सिलेबस का लिमिटेशन भी है, एक लिमिट तक ही अपन जानते हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो पहली रीजन तो ये कि x इक्वल्स टू ज्यादा हायर पावर पे लेते हो तो वो अपन उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे अपन जो मेनली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, मेनली अपन कौन से की बात करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एंड अपने को पता है कि यहाँ पे जो x है वो अपने को बहुत स्मॉल रखना है। अब यदि मैं इसमें स्मॉल नहीं रखता हूं तो क्या होगा कि स्प्रिंग अपना इलास्टिक बिहेवियर फिर खोने लग जाएगा। तुम हुक्स लॉ आगे पढ़ोगे तो हुक्स लॉ में देखोगे कि जो स्ट्रेस है स्ट्रेन है वो एक लिमिट तक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को फुलफिल करता है। यस एक लिमिट के बाद हाँ बिल्कुल, तो फिर एक लिमिट के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो अपने पास एक कंस्टेंट है कि जो एक्स है वो स्मॉल भी होना चाहिए। अब ये तुम एक्स के हायर पावर को लेते हो तो डेफिनेटली तुमने इस अमाउंट को बढ़ा दिया, और इस अमाउंट को बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक बिहेवियर को, हो सकता नॉन इलास्टिक बिहेवियर की तरफ स्विच कर गया हो, और नॉन इलास्टिक बिहेवियर की तरफ स्विच करेगा तो फिर एनर्जी अपन कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तभी तक है जब इसमें एनर्जी का अपन प्रॉपर कन्वर्जन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में देख पा रहे होंगे। यदि अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का प्रॉपर कन्वर्जन नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली स्प्रिंग को भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहने लग जाएंगे। तो ये कुछ कंस्टेंट है जिसकी वजह से अपन x इक्वल्स टू 1 यानी कि n इक्वल्स टू 1 पावर के लिए ही अपन इस इक्वेशन को डील करते हैं। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि इसका मुझे आंसर बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो d2x डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या है, के बाई एम, और ये ओमेगा स्क्वायर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है जिससे अपन ने माना हुआ है, राइट। तो ओमेगा को तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो, ये है क्या, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ये आगे अपन पढ़ेंगे बट मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सिंपल होगा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है कोई कांस्टेंट है, या एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम कहोगे सर साइन और कॉस दोनों क्यों ले लिए, क्योंकि मुझे फाइव के बारे में आइडिया नहीं है। फाइव पाई बाई टू होगा तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए अपन इसका जनरल सॉल्यूशन ये बताने लग जाते हैं। तो ये कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से अपन ये कहते हैं कि n इक्वल्स टू 1 ही क्यों, n इक्वल्स टू 3 क्यों नहीं, n इक्वल्स टू 5 क्यों नहीं। तो ये मैंने तुम्हें रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। क्या तुम्हें समझ में आया है, क्या समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। Yes, sir. ओके, नोट करना।
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब मैं तुम्हें कुछ टर्म्स के बारे में समझाता हूँ। देखो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने से तुम्हें फायदा, इसमें इससे रिलेटेड दो टॉपिक और हैं, दो चैप्टर, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। तो साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव में भी इक्वेशन इसी पैटर्न का तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और कोशिश करना कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे समझने की कोशिश करोगे वो चैप्टर उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा और तुम प्रॉपर फील भी ले पाओगे इस चैप्टर को अच्छे से। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ टर्म्स मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ, जो जो चीज तुम्हें आता है उसको अपन ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हें नहीं आता उसको अपन अच्छे से देख रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बेसिकली होगा 2π/t, और t है क्या, टाइम पीरियड। और यहाँ पे अपन ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फेज एंड फेज कांस्टेंट। फेज एंड फेज कांस्टेंट, देखो ये दोनों टर्म क्या है। जैसे अभी तुमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये जो फाई है ना, इस फाई को अपन इनिशियल फेज भी कहते हैं, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पे ही स्टार ये हमेशा ही रहा इक्वेशन में। और इस कंप्लीट टर्म को अपन क्या कहते हैं, फेज। कंप्लीट टर्म को अपन क्या कहते हैं, फेज। फेज होता क्या है, तो फेज तुम्हें ना इसमें एक लाइन लिखें, तो इट प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन, it provides instantaneous information of the particle। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब तुम्हें कौन बताएगा, फेज, है ना। तो फेज सिंपल ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि जो एंगल वाला टर्म है उसी को अपन फेज कहते हैं, और जो फाइव है उसे अपन क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट। नोट करना।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब पहले अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फील कर पाते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ इक्वेशन अपन लिखते हैं, एसएचएम इक्वेशन कैसे है देखो। कुछ मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूँ। टी बराबर 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू a/2 पे है, ऐसा तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया गया है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी मूविंग टेंडेंसी इस तरफ है। तो तुमसे पूछा गया है राइट एसएचएम इक्वेशन। देखो कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। जैसा कि तुमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम के लिए अपन क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बस इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है उसे अपने को रिप्लेस करना है। ध्यान से देखना, जैसे मैं तुमसे कहूं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो a/2 पे है, तो x की जगह a/2 रखोगे और a साइन ओमेगा t और टाइम कितना 0, तो सिंपल ये टर्म 0 आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू यहाँ से आएगा साइन फाई। मुझे बताओ साइन फाई इक्वल्स टू हाफ, तो फाई के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, या तो 60 डिग्री होगा या तो 150 डिग्री होगा, यही तो होगा। जनरली कोशिश करते हैं कि 180 डिग्री तक ही अपन एंगल को लिखें। 180 डिग्री क्यों, ये भी मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा। पहले बताओ 5 पाई/6 और 5 पाई/6 तुम्हें समझ में आया क्या, तो इसका मैसेज करो। यस सर। पहले यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ। अब मुझे कैसे पता होगा कि 5 को मुझे पाई/6 लेना है या 5 पाई/6 लेना है? अब इस दोनों में एलिमिनेशन करना है। कैसे करेंगे देखो, यदि तुम x को डिफरेंशिएट करते हो dx/dt, क्या बनेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। सिंपल, डिफरेंशिएट करोगे। और मुझे पता है कि एट t बराबर 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। ऐसा कैसे पता लगा, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी किस तरफ जा रहा है, प्लस x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब t बराबर 0 पे मुझे वेलोसिटी पॉजिटिव आना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। और टाइम t बराबर 0 देखो तो एट t बराबर 0 पे v बराबर आता है a ओमेगा कॉस फाई। तुम खुद बताओ, कॉस फाई पॉजिटिव होना चाहिए v को पॉजिटिव होने के लिए, और तुम्हें भी पता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब फाई को तुम कितना लोगे, 5/6, क्योंकि 5 पाई/6 पे तो कॉस नेगेटिव देने लग जाएगा। इसका मतलब कि इसमें से तुम्हें कौन सा एंगल सिलेक्ट करना है, पाई/6। तो इस तरीके से यदि मुझे फाइनलाइज में इक्वेशन लिखूं तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई/6, ये मेरा एसएचएम इक्वेशन आ गया। एक बार देखो समझो, कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। कैसे किया, पहले जो पोजीशन गिवन था उससे पुट करते हुए फाई के दो सॉल्यूशन पता करें, फिर उसे अपन ने डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी आया, फिर वेलोसिटी में टाइम पुट करके फिर आइडिया लगाया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, उसके हिसाब से अपन फिर फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, और नोट कर लेने के बाद डन का मैसेज कर देना। तो सिंपल एक डायग्राम दिया जाएगा और उसी डायग्राम से तुम्हें बस बता दिया जाएगा कि ये सब इंफॉर्मेशन है और राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ऐसे ही करना है तुम्हें सॉल्व।
नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू √3a/2 वेलोसिटी इस तरफ है, एट t बराबर 0 सिचुएशन दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, x इक्वल्स टू -a/2 दिया गया है, वेलोसिटी इस तरफ है, और ये सिचुएशन है एट t बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, x बराबर -a/√2, वेलोसिटी है इस तरफ। बताओ इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में x इक्वल्स टू -a/√2 है, ठीक है। वेलोसिटी इस तरफ है एट t बराबर 0। तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करो।
बहुत बढ़िया, गुड। चलो पहले का बस मुझे तुम फाई बताते चलो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का फाई कितना आया? टू पाई बाई थ्री। दूसरे का 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 3 6 6 एंड थर्ड का माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4। सर 5 पाई बाई चलो 4। 5 पाई बाई 4 एक एक करके मैं सॉल्व कर देता हूँ 5 सबके लिए। देखो ध्यान से, पहले वाले के लिए देखते हैं। डायरेक्ट लिखूंगा √3a/2 इक्वल्स टू साइन 5/2, सॉरी साइन 5 सिंपल। तो यहाँ से सिंपल कितना आएगा? देखो 5 जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो 5 क्या क्या आ सकता है बताओ? पॉजिटिव है साइन, तो एक तो 60 डिग्री आ जाएगा और एक 120 डिग्री आ जाएगा। मुझे दिख रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 2 पाई बाई 3। तो इसके लिए यदि फाइनल इक्वेशन लिखना चाहें तो y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये है पहले पार्ट का आंसर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे पार्ट को देखो, दूसरे पार्ट के लिए मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो -a/2 इक्वल्स टू माइनस a साइन 5। a से a कैंसिल होगा, माइनस यहाँ नहीं आएगा, हाँ। साइन 5 इक्वल्स टू माइनस हाफ। बताओ कौन कौन सा एंगल पॉसिबल है? साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 210 डिग्री, तो 210 यानी कि 7 पाई बाई 6, ठीक है। और उसके बाद 330 डिग्री यानी कि 11 पाई बाई 6। यही दो एंगल आएंगे क्या? देखो ध्यान से, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। और देखो वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ है, तो कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है? थर्ड। तो तुम एंगल कौन सा सिलेक्ट करोगे? 7 पाई बाई 6। तो इक्वेशन यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 7 पाई बाई 6। बताओ समझ में आया क्या तुम्हें? सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में किसी को डाउट है तो मैसेज करो, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। एंगल अपने को 0 से 360 के बीच में लेना है, ठीक है। शायद मैं पिछली बार 0 से 180 बोल दिया था मैंने, शायद देखो 180 इसलिए बोला था क्योंकि साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो मेरा मिस्टेक है, वो मेरी मिस्टेक है। एंगल 0 से 360 के बीच में लेना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल होगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल होगा, है ना। चलो अब थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में x है -a/√2। डायरेक्ट लिखूंगा मैं -a/√2 इक्वल्स टू a साइन 5। a से a कैंसिल होगा एंड साइन 5 इक्वल्स टू -1/√2। क्या क्या बनेगा बताओ? एक तो 225 डिग्री बनेगा और एक 315 डिग्री बनेगा। सही लिख रहा हूँ? तो पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 3 के बाद 5। सही लिख रहा हूँ ना? 5 पाई बाई और इधर से यस 7 सर। पाई बाई 4। तो यही दो एंगल होगा। और वेलोसिटी किस तरफ है? देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे अपन। इसका सर मतलब तो इसको सिंपल, माइनस पाई बाई 4 भी तो लिख सकते हैं ना सर? 7 पाई बाई 4 को हाँ तो। लिख सक हाँ बिल्कुल 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, ऑप्शन में जैसे होगा वैसे अपन लिखेंगे। कॉस में होगा तो फिर तुम कॉस में कन्वर्ट करोगे, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चेक करना होगा। बाकी तो मैथ्स है ना, ट्रिगोनोमेट्री है, इसी को तुम कॉस में भी लिख सकते हो। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन यदि तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब अपन कुछ ग्राफ वगैरह देखेंगे, है ना। देखो जैसे तुम्हें पता है कि x इक्वल्स टू
a sin ओमेगा t प्लस 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इक्वेशन है। मैं सिंपल मान के चलता हूँ कि t बराबर 0 पे फाई 0 है, मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। हेडिंग उसके ऊपर ग्राफ लिख लेना। और पहला ग्राफ अपन देखते हैं x वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में अपन ग्राफ देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ सिंपल साइन थीटा की तरह होगा, एंड साइन का ग्राफ तुम सब जानते ही हो। क्या मैं ग्राफ इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या बताओ? बोलो। नो सर। ये ग्राफ इधर नहीं ड्रॉ होगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये t/2 और ये t, और इधर अपन एम्पलीट्यूड प्लस है और इधर एम्पलीट्यूड माइनस है। इसे अपन वन टाइम पीरियड कह सकते हैं। नोट करना, पहला ग्राफ है x वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जैसा कि पता है x बराबर a साइन ओमेगा t, अपन सिंपल ये मान के चल रहे हैं कि t बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, तो फाई कितना होगा, 0। डिफरेंशिएट करो तो dx/dt क्या बनेगा बताओ, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ध्यान से देखना, तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t लिख सकते हो। इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, v मैक्स कॉस ओमेगा t। एंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो v मैक्स किसके बराबर है, a ओमेगा के। और ग्राफ यदि अपन देखें तो कॉस का ग्राफ सिंपल इस तरीके से ड्रॉ होगा, इधर v और इस तरफ t, इधर है a ओमेगा और नीचे माइनस a ओमेगा। नोट करना। सर हाँ सर बोलो। ये जो एसएचएम की सर ये जो इक्वेशंस होती है सर, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो ये सर सर्कुलर मोशन से निकलती है क्या सर? हाँ बिल्कुल, सर्कुलर मोशन के एनालॉगस है, वो मैं फेजर डायग्राम में पढ़ाऊंगा। वैसे ये सर्कुलर निकली। मोशन से निकलती नहीं है ये कहना गलत है, मतलब अपन ये कहें कि इसका इक्वेशन को अपन ने जब क्लोजली ऑब्जर्व करा ना तो ऐसा लग रहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है, वो मैं बताऊंगा। Yes, sir.
क्योंकि आप एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो सर्कुलर मोशन भी एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन लेते हैं तो ये चीजें सिमिलर बैठ जाता है, तो इससे भी अपना क्वेश्चन बहुत बारी आसान हो जाता है। जो भी तुम ये क्वेश्चन किए हो ना, ये क्वेश्चन मैं फेजर डायग्राम से ही बताऊंगा, सर्कुलर मोशन से कैसे इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आसानी तो ये भी है, खैर आसान तो ये भी है, उस वाले मेथड से भी बताऊंगा। तो ये नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो कुछ फंक्शन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें होमवर्क 80 xv av xa, ये कुछ इक्वेशन है, इसके लिए तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो ये तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तुम खुद से करना ड्रॉ, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी। इसमें किसी का इलिप्स बनेगा, किसी के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये सब तुम्हें बताना है कि कौन से के लिए कौन सा इलिप्स होगा, और ओमेगा ग्रेटर देन 1 मानते हुए ये भी बताना कि वर्टिकल इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह, तो चेक करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 6 ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है, 2 अपन ने किया, 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क के लिए तुम एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करते रहना, और अब तो डाउट क्लासेस लगने लग गए हैं, तो उसी डाउट क्लास में अपन डाउट्स डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। यस सर। तो आज अपन यही पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में किसी को कोई से भी में कहीं पे भी डाउट हो तो पूछो।